हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग सीरीज कर रहे हैं साइकोलॉजी के लिए और साइकोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ में आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ। इसमें हम सीरीज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं उनके बेसिस पर आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। साथ में प्लस पॉइंट ये है कि हम आपको एनसीईआरटी का भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब ये देखने को मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। साइकोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं चीज़ें वो है एक तो बिहेवियर के ऊपर हेरिडिटी या फिर हमारे पेरेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उनसे जो हम चीज़ें एक्वायर करते हैं जिन्हें हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, और साथ में हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अनुवांशिकता जिसे हम कहते हैं, जीन्स के बारे में कुछ इसमें पोर्शन, ब्रेन हमारे किस तरह से बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होते हैं जिनको हम स्टिमुलस कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक बायोलॉजी से भी रिलेट करता है, लेकिन इस चैप्टर से चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल, मेडिकल, जेबीटी, किसी भी तरह का कोई भी टेट, स्टेट टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक तरह का चेंज होता है जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है स्पीशीज, जैसे कि हमारे दादा परदादा वगैरह है या उनके भी बहुत पूर्वज। वैसे इवोल्यूशन में हम हजारों करोड़ों सालों पुराने पहले की बात करते हैं। जो पहले चीजें थी और जो आज चीजें हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जो कि एनवायरमेंट चेंज की वजह से आ रहा है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे चेंज जो कि टाइम के साथ हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम को हम हजारों करोड़ों सालों लाखों सालों में कंसीडर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम ह्यूमन आज की डेट में जैसे दिखते हैं वैसे करोड़ों सालों पहले नहीं थे। आदि मानव आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज बंदर, कॉमन भाषा में हम कह देते हैं। तो इस तरह से इवोल्यूशन करोड़ों सालों को हम जो चेंजेस आए हुए हैं उनको कंसीडर हम करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो इवोल्यूशन है, इट अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर खुद जो है वो चेंजेस जो आ रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही इवोल्यूशन प्रोसेस जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहेवियर प्ले अ ऑब्वियस रोल इन द इवोल्यूशन। हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी इवोल्यूशन के जो प्रोसेस है यानी इवोल्यूशन होने में मदद कर सकता है। कैसे वो रोल कैसे प्ले कर रहा है? जैसे कि हमारा बिहेवियर, हमारा खाना खाने का तरीका क्या है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, हमारा रहन सहन कैसा है, ये बिहेवियर से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस करती हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस को। अगला है कि जैसे कि हमें पता है कि बायोलॉजिकल जो चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम, आपने सुना होगा जीन्स, वो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर जो है कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है किसी एक बच्चे में, जैसे पेरेंट्स तो नॉर्मल थे लेकिन बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ, तो एबनॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, दिस इज ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ फॉल्टी जीन। ठीक है, एनसीईआरटी में वर्ड क्या यूज हुआ है कि फॉल्टी जीन अगर आ जाता है उसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आती हैं जो कि हमें पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। हमारी बॉडी में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें महसूस होती हैं, जैसे हम देख रहे हैं, कुछ चीजें हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे आईज में न्यूरॉन काम कर रहे हैं। हम कुछ टच कर रहे हैं तो हमारी मसल्स पे एक स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलाई क्या होता है, एक तरह से एक इम्पल्स होती है, जिसे हम इम्पल्स वर्ड भी यूज होता है, जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है जिससे हम चीजें समझते हैं। उन्हें हम कहते हैं, हमारी शरीर की एक स्पेशल सेल होती है जिसे न्यूरॉन सेल, यानी हिंदी में हम इसको कह देते हैं कोशिका। तो ये कोशिका जो है हमें मदद करती है
कुछ भी चीज़ों को देखने, सुनने, महसूस करने में, यानी कि हमें जितने भी हम सेंसरी ऑर्गन से काम करते हैं तो वहाँ पे न्यूरॉन हमें हेल्प करती है। ये कहा गया है कि हमारी बॉडी में तकरीबन 12 बिलियन न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में ये जो न्यूरॉन है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे शरीर की। और इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी होती है, क्योंकि ये भी आपके साइकोलॉजी की एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन इससे ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी न्यूरॉन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब एक न्यूरॉन का ये एंड होता है, मान लीजिए एक तरह से अगर मैं इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हूँ और यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन से ये जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। उन्हें हम कहते हैं दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये वर्ड भी यूज हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, तो इस पे फोकस कीजिए। कल को हो सकता है इन्हीं चीजों को पूछा जाना जो है वो एग्जाम में कॉमन हो जाए, क्योंकि जो घिसी पिटी चीजें हैं वो अब हो सकता है कि रिड्यूस कर दे उनको। नए क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनाएंगे, एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। तो साइकोलॉजी की एनसीईआरटी में सारी चीजें दी हुई हैं। कोई ऐसा मत समझिए आपकी बायोलॉजी का टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ये चीजें क्योंकि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे परसेप्शन, हम देखते हैं, सुनते हैं, सेंस करते हैं, ये सब चीजें हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के कंट्रास्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये न्यूरॉन मदद कर रही है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुए, एक तरह के केमिकल है जो कि हमें इस जो मैसेज इस न्यूरॉन से आ रहा है वो आगे पास कैसे होगा, इन केमिकल की मदद से होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, ये टर्म आपको याद रखनी है, दैट इज सिनैप्स। और ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गैप भी दिख रहा है, इसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, दैट इज सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूरॉन से जुड़ी हुई हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर अब क्या होता है, मैंने आपको कहा कि सेंसरी नर्व्स होती है जो सेंस करने में मदद करती हैं, ठीक है। इन नर्व को हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं। एफरेंट नर्व्स या न्यूरॉन्स आप बोल सकते हैं। एक प्रिंसिपल के बारे में एनसीईआरटी में बात की है कि नर्व फाइबर्स, न्यूरॉन को हम नर्व फाइबर भी कंसीडर कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल जिसका नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में साइकोलॉजी में, ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है। ऑल और नन प्रिंसिपल जो कि नर्व फाइबर इसके ऊपर काम करती है। तो ये है क्या, इसका मतलब है कि या तो न्यूरॉन कंप्लीटली रिस्पॉन्स करेगी सभी सेंसेस के लिए जो देख रहे हैं, या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कई बार अगर इम्पल्स हमारी डेड हो जाती है, न्यूरॉन्स जो है काम नहीं कर पा रहे, कोई शरीर का मान लो ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, तो सोचने समझने की क्षमता, क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली वो ब्रेन तक मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये प्रिंसिपल का नाम आप याद रखेंगे, विच इज गिवन इन साइकोलॉजी एनसीईआरटी बुक। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे ब्रेन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे के रखे हैं, लेकिन मैं आपको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजी कंट्रास्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें हमारे क्या चीजें, दो मेन चीजें आती है इसमें, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन इसमें आता है। फिर इसे दो तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है कि ये हमारी स्केलेटल मसल्स को, जो मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम मेन काम करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी मसल्स, ठीक है, थाइस की, लेग्स की मसल्स, वो इसमें आ जाती हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हमारा स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है ना, इंटेस्टाइन में काम हो रहा है, इस तरह की चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। साथ में एनसीईआरटी में कुछ जो डिटेल में है काफी कुछ, बट जो आपसे साइकोलॉजी के लिए पूछा जा सकता है, मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। ब्रेन के बारे में दिया हुआ है, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें से कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, ये आपने सुना ही होगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम
देखिए, सेरिबेलम एक ऐसा पोर्शन हमारे ब्रेन का होता है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी, कैसे हम बैठते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या नहीं है, पोस्चर कैसा है हमारा। यानी अगर हमें कोई स्किल सीखनी है, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाने के लिए उसे अच्छे से साइकिल पे बैठना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और बॉडी पोस्चर उसका सही होना चाहिए। अगर उसका बॉडी में बैलेंस नहीं है तो वो साइकिल से गिर जाएगा। इस तरह की स्किल्स में हमें सेरिबेलम मदद करता है। तो आपसे जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि सेरिबेला, अगर किसी व्यक्ति को, बच्चे को स्किल सीखना है तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा उसे काम करेगा। और टेक्निकली बायोलॉजिकली अगर हम कहें तो इट मेंटेन एंड कंट्रोल द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अगला है मिड ब्रेन से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा जो बीच वाला ब्रेन का हिस्सा है विच इज कॉल्ड मिड ब्रेन, वहां पे एक RAS टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में। व्हाट इज दिस RAS? दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे जो अरोजल्स होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टर्म तो साइकोलॉजी में काफी यूज होती है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन is responsible for our arousals। तो RAS that is reticular activating system of midbrain। तो इस तरह से साइकोलॉजी में पूछा जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका फोर ब्रेन। हमारा सबसे आगे वाला जो ब्रेन का हिस्सा है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारा माथा है ना आगे, वो फोर ब्रेन में वहां से शुरू होता है इसका हिस्सा, जो ब्रेन का हिस्सा है हमारा। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? हमारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है, ठीक है, हमारी जो संज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारे जो इमोशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सारी इसमें आती हैं। मोटर एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा सोचने समझना, तर्क वितर्क करना, ये सारी चीजें फोर ब्रेन पे निर्भर करते हैं। ठीक है जी। हमारे फोर ब्रेन में ही एक हिस्सा होता है जो कि जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। वैसे ये हमारी बॉडी की एक ग्लैंड, एक ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, हाइपोथैलेमस। और ये हमारे बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी का, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर बॉडी का, ये सब चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। और हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन, उसको अगर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो तो उसको रोकना या हार्मोन रिलीज करना, इन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको ये पार्ट इस तरह से पढ़ना है कि साइकोलॉजी में कैसे हमसे पूछे जा सकते हैं। अब एक पार्ट यहाँ पे यूज हुआ है नर्वस सिस्टम का, दैट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्प्स। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लिम्बिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ ही एक छोटा सा हमारा बॉडी पार्ट है। क्या काम है इसका? ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में पूरा का पूरा क्या मेंटेन करता है? टेक्निकली से हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ये वर्ड तो आप सभी को पता होना चाहिए, किसी भी फील्ड से आप। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है पूरी बॉडी का संतुलन बनाए रखना। यानी कि हमारी बॉडी का तापमान कितना है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, सारी चीजें नॉर्मल है, उसे हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ होता है किससे? हमारे हाइपोथैलेमस के पार्ट से। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ में लिम्फिक सिस्टम में जो हिप्पोकैम्पस आपका एक एरिया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये हमें मदद करता है। मेमोरी वाला एक वीडियो मैं आपको इसके बाद करवाने वाली हूँ, टाइप ऑफ मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो नई चीजें आपके पास देखने को मिल रही हैं उनको भी सीखिए और उनको भी समझिए। अगला एक टर्म है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और एक ने दूसरे को
थप्पड़ लगा दिया और दूसरे ने एकदम से पीछे देखा और उसके लिए रिस्पॉन्स किया, तो वो जो उसका रिएक्शन था एकदम से पीछे मुड़कर देखना, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस, जो थप्पड़ पड़ा दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, वो उसे एज अ स्टिमुलस एक्ट किया जिसकी वजह से उसने रिस्पॉन्स किया, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन नाम से जो है स्टूडेंट जानते हैं। तो ये तो था हमारी बॉडी से, बिहेवियर से, ब्रेन से जुड़ी हुई चीजें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी से कैसे ये चीजें जुड़ी हुई हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है हमारी जेनेटिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल करेक्टर है, हम कैसे दिखते हैं, है ना, हमारा बिहेवियर कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, और बाकी बिहेवियर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज भी हो जाता है। हमारे पेरेंट्स से हमें जो है वो स्टूडेंट क्रोमोसोम्स के रूप में ये सारे के सारे करेक्टर मिलते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नोट करनी है, टोटल जो है हमारी बॉडी में एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से मेल से यानी कि आप बोल सकते हैं फादर से हमें 23 और फीमेल यानी मदर से हमें 23 मिलते हैं, फिर आधे आधे आगे फिर से किसी इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, विच काइंड ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल, फादर और फीमेल, इस तरह से एक क्वेश्चन देखा गया था आर्ट्स में। तो क्या रहता है कि ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से आधे जो पेरेंट्स से मिल रहे हैं उसमें हम मान लेते 23, है ना, 23 मदर से। तो मेल के अंदर हम 46 को अगर कंसीडर करते हैं तो 44 तो सेम होते हैं, प्लस एडिशनल XY क्रोमोसोम होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि XY क्रोमोसोम मेल में होते हैं यानी फादर में होते हैं, और XX क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं यानी गर्ल के कॉम्बिनेशन के लिए XX जरूरी होता है, और Y क्रोमोसोम की वजह से ही कोई जेंडर जो है वो मेल होता है। Now next is chromosome is composed of mainly substance called which is called DNA, ठीक है, उसे हम बोलते हैं DNA। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसमें हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं जीन का, जीन भी पूछा जाता है। जीन जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक बेसिक यूनिट होती है। अगर एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि किसी भी जीन में अगर चेंज आता है, जैसे कोई नॉर्मल जीन है लेकिन उससे हटके कुछ और ही रिप्रेजेंटेशन उस जीन का हो रहा है, तो उसकी वजह से आगे क्या होगा, कोई चेंज आएगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैंने पूरे चैप्टर का एक तरह से आपको कंक्लूजन बताया जो कि साइकोलॉजी के लिए आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ बायोलॉजी रिलेटेड चीजें भी यूज हुई हैं, तो लेकिन वो किस तरह से साइकोलॉजी के प्रश्न में आपसे पूछी जा सकती है वो भी मैंने आपको बताया। और यहाँ से जो जो मैंने फोकस करे हैं क्वेश्चन, वो सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। XY क्रोमोसोम किस में होता है, पेरेंट्स से हमें करेक्टर मिलते हैं तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं, कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का कंट्रोल करता है बॉडी पॉस्चर को, स्किल्स के लिए क्या यूज होता है, ये सारी चीजें कॉमन से क्वेश्चन, हमें पेरेंट्स से करेक्टर मिलते हैं तो ये हेरिडिटी की वजह से होता है। तो जर्नल समझ के करने हैं क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। अभी भी जो आपका एग्जाम पीछे चले हुए हैं उनमें हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम मेमोरी वाला टॉपिक करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल है तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।